नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के संविधान को डिकोड करने वाले हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे देश ने पश्चिमी दुनिया के राजनीतिक आइडियाज को लिया, उन्हें अपने सांचे में ढाला और एक ऐसा शानदार, बिल्कुल अनोखा संवैधानिक ढांचा तैयार कर दिया जो पूरी दुनिया से अलग है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, अमेरिका के फाउंडिंग फादर थॉमस जेफरसन ने एक बड़ी मशहूर बात कही थी। राज्य और धर्म के बीच अलगाव की एक दीवार होती है। वेस्टर्न देशों में तो यही माना जाता है कि सरकार और धर्म का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच एक पक्की दीवार है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? भारत ने इस रास्ते को बिल्कुल नकार दिया। हमने एक पूरी तरह से अलग रास्ता चुना। पर कैसे? यही तो आज हमें समझना है। आज हम इस पूरे विषय को 6 अहम हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले हम प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के दर्शन को देखेंगे, फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अनूठेपन को, उसके बाद कुछ विवादित और अनिवार्य प्रथाओं की बात करेंगे, फिर समझेंगे भारत में लोकतंत्र का असल मतलब, उसके सामने खड़ी चुनौतियां और आखिर में हमारे गणतंत्र को थामे रखने वाले मजबूत स्तंभ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना के दर्शन की। हम सबने अपनी किताबों में संविधान की प्रस्तावना तो पढ़ी ही है, राइट? पर इसकी अहमियत बहुत गहरी है। इसमें हमारे संविधान की आत्मा बसती है। आपको शायद याद हो, ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि प्रस्तावना के जो उद्देश्य है ना, वो संविधान का मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार चाहे तो भी संविधान संशोधन करके इसे बदल नहीं सकती। ये हमारे देश का वो परमानेंट ब्लूप्रिंट है जो कभी नहीं मिटने वाला। अब सवाल ये आता है कि जो महान बातें प्रस्तावना में लिखी हैं, उन्हें जमीन पर कैसे उतारा जाए? देखिए, हमारा प्रियम्बल हमें खुद फैसले लेने की संप्रभु शक्ति यानी सॉवरेन पावर देता है और साथ ही एक खास तरह के डेमोक्रेटिक सोशलिज्म या कल्याणकारी राज्य का सपना दिखाता है। अब ये सपना सच कैसे होगा? इसके लिए संविधान बनाने वालों ने बहुत स्मार्ट तरीके से पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए और पार्ट 4 में सरकारों के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए। ये दोनों मिलकर उन ऊंचे आदर्शों को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि बहुत ही दिलचस्प है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अनूठापन। अब इसे ध्यान से समझिए, क्योंकि पश्चिमी मॉडल और हमारे भारतीय मॉडल में जमीन आसमान का फर्क है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एकदम सख्त है, वहां राज्य और धर्म एक दूसरे से बिल्कुल कटे हुए हैं, नो इंटरफेरेंस। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। हमारा स्टेट, हमारी सरकारें धर्म से आंखें नहीं चुराती, बल्कि वो सभी धर्मों को पहचानती हैं, हमारी गजब की डाइवर्सिटी का सम्मान करती हैं और किसी एक धर्म से कटने के बजाय सबके साथ बराबरी का बर्ताव करने पर जोर देती हैं। और पता है, खुद इस भारतीय मॉडल के अंदर भी दो बहुत ही अलग अलग विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। एक है गांधी जी का नजरिया, जो पूरी तरह से सह अस्तित्व यानी कोएग्जिस्टेंस पर टिका है। इसे हम सर्वधर्म समभाव कहते हैं। दूसरी तरफ है नेहरूवादी विचार। इसके हिसाब से सरकार का अपना कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्मों को एक समान सम्मान देगी और लोगों को पूरी आज़ादी होगी कि वो किसी भी धर्म को माने या चाहे तो किसी को भी ना माने। अब ये तो हो गई फिलॉसफी की बात, पर कानूनन इसे कैसे पक्का किया गया है? इसके लिए हमारे संविधान में कई आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 15 जो धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव को रोकता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देता है। 25 से लेकर 28 तक हमें धार्मिक आज़ादी का मौलिक अधिकार देते हैं। और तो और आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा को बचाते हैं। और हाँ, आर्टिकल 326 जो बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सबको वोट देने का हक देता है। मतलब पूरी तरह से एक पक्का लीगल फ्रेमवर्क। लेकिन जहां धर्म है, वहां बहस तो होगी ही। तो अब आते हैं अनिवार्य प्रथाओं और उनसे जुड़े विवादों पर। देखिए, एक्सपर्ट्स और विद्वानों में अक्सर इस बात पर तीखी बहस होती है कि क्या भारत सच में एक सेक्युलर देश है। कुछ आलोचक हमारे सिस्टम को सूडो सेक्युलर यानी दिखावटी धर्मनिरपेक्षता तक कह देते हैं। इसके पीछे वो अक्सर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा, शाहबानो केस के बाद मचे बवाल और बाबरी मस्जिद के गिराए जाने जैसी घटनाओं का उदाहरण देते हैं। हमारा काम यहाँ किसी का पक्ष लेना नहीं है, बल्कि बस ये समझना है कि इस मॉडल को लेकर दोनों तरह के तर्क हमेशा से मौजूद रहे हैं। तो जब ऐसे धार्मिक और कानूनी विवाद खड़े होते हैं तो अदालतें क्या करती हैं? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1954 के श्री शिरूर मठ केस में एक बहुत ही अहम नियम बनाया, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी या अनिवार्यता का सिद्धांत। बड़ी सिंपल सी बात है। कोर्ट ये तय करता है कि किसी धर्म के अंदर कौन सी रस्में या प्रथाएं बिल्कुल बुनियादी और ज़रूरी हैं।
और सिर्फ उन एसेंशियल प्रथाओं को ही आर्टिकल 25 के तहत कानूनी सुरक्षा मिलती है, हर चीज को नहीं। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, भारत में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के मायने। मोटे तौर पर देखें तो लोकतंत्र दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां जनता खुद आमने सामने बैठकर सीधे कानून बनाती है और फैसले लेती है। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम अपने नेता चुनते हैं और वो नेता हमारी तरफ से संसद या विधानसभाओं में बैठकर सरकार चलाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम कैसे करती है? स्विट्जरलैंड का उदाहरण लेते हैं। वहां जनता के पास 4 बहुत ही ताकतवर हथियार होते हैं। पहला, इनिशिएटिव, यानी लोग खुद कानून का प्रस्ताव ला सकते हैं। दूसरा, जनमत संग्रह या रेफरेंडम, जहां सरकार कोई भी बड़ा कानून पास करने से पहले जनता की हां या ना पूछती है। तीसरा, रिकॉल, यानी अगर चुना हुआ नेता पसंद नहीं आया तो उसे बीच में ही वापस बुला लिया। और चौथा है प्लेबिसाइट, जो किसी बड़े राजनीतिक मुद्दे पर जनता का मूड भांपने के लिए होता है। अब जरा सोचिए, क्या हमारे भारत जैसे विशाल देश में ये डायरेक्ट वाला सिस्टम चल सकता है, जहां इतनी बड़ी आबादी हो, इतनी विविधता हो? प्रैक्टिकली ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। इसीलिए हमने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को अपनाया। इसका सीधा सरोल है, चुनाव में जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। इसी तरीके से हम अपने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के प्रतिनिधि चुनते हैं। पर क्या ये सिस्टम एकदम परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों की। ऐसी बहुत सी कड़वी सच्चाइयां हैं जो हमारे चुनाव और शासन की जड़ों को खोखला कर रही हैं, जैसे राजनीतिक पार्टियों के अंदर खुद लोकतंत्र का ना होना या किसी पक्की विचारधारा की कमी। राजनीति में बढ़ते अपराध को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। चुनावों में जाति और धर्म का इतना ज्यादा असर, पैसे और पावर का खुला खेल और धीरे धीरे हमारी विधायिका यानी लेजिस्लेचर की क्वालिटी में जो गिरावट आ रही है, वो वाकई चिंताजनक है। अब्राहम लिंकन की वो मशहूर लाइन तो आप सबको याद होगी ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन आज की इन चुनौतियों को देखकर हमारे सोर्स नोट्स में एक बड़ा ही डार्क लेकिन सटीक व्यंग्य किया गया है। उन्होंने इसे बदल कर लिख दिया है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यानी जनता से दूर और जनता को खरीद कर चलने वाला सिस्टम। ये तंज हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे पैसे की ताकत आम इंसान को इस पूरी प्रक्रिया से दूर धकेल रही है। खैर, अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, हमारे गणतंत्र को थामे रखने वाले स्तंभ। हम अक्सर रिपब्लिक डे मनाते हैं, पर एक रिपब्लिक का असल मतलब क्या है? इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है कि देश का जो मुखिया होगा वो कोई राजा महाराजा नहीं होगा जिससे गद्दी विरासत में मिली हो, बल्कि वो एक चुना हुआ व्यक्ति होगा। यही एक छोटी सी पर बहुत अहम बात भारत को एक गणतंत्र बनाती है और हम सबके लिए आज़ादी और बराबरी के दरवाजे खोलती है। आज़ादी या लिबर्टी को हम अक्सर एक ही चश्मे से देखते हैं, पर इसके 2 चेहरे हैं। एक है नेगेटिव लिबर्टी, जिसका मतलब है कि सरकार आप पर कोई पाबंदी नहीं लगाएगी, आप बिल्कुल फ्री हैं। लेकिन भारत का नजरिया इससे अलग है। हमारा संविधान पॉजिटिव लिबर्टी पर फोकस करता है। इसका मतलब है कि सिर्फ पाबंदियां हटाना काफी नहीं है, बल्कि सरकार खुद आगे बढ़कर ऐसे मौके और ऐसा माहौल बनाएगी जिससे आम नागरिक सच में अपनी आज़ादी को एंजॉय कर सके। पर सच कहूं तो यह आज़ादी तब तक एक कोरा शब्द है जब तक कि समाज में बराबरी ना हो। अगर समाज में कुछ लोगों के पास जन्म से ही खास विशेषाधिकार या प्रिविलेजेस हैं, तो न्याय और स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारे संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 16 का मेन मोटिव यही है कि इन विशेषाधिकारों को जड़ से खत्म किया जाए और हर नागरिक को स्टेटस और मौके की पूरी समानता मिले। तो दोस्तों, इस पूरे सफर के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। क्या हमारी प्रस्तावना में किया गया भाईचारा यानी फ्रेटर्निटी और वसुधैव कुटुंबकम का वो खूबसूरत वादा इन सारी चुनौतियों को पार कर पाएगा? क्या ये एकता का एहसास इस विशाल जटिल देश को हमेशा के लिए एक साथ पिरोकर रख सकेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको और हमें मिलकर सोचना होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।